हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोको जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जाएंगे। और हम लोग जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम उन लोगों की तस्वीर लगा दिए हैं स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मोतीलाल नेहरू हैं। ये जवाहरलाल नेहरू के पिताजी हैं। ये बगल में जवाहरलाल नेहरू हैं। ये सुभाष चंद्र बोस हैं। रास बिहारी बोस हैं। इन चार लोगों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमने कल देखे थे कि अंग्रेज़ों द्वारा जो बर्किनहेड जो भारत सचिव था, उनके द्वारा यह भारतीयों को चुनौती दी जाती है कि एक तो आप कुछ करते नहीं हो, दूसरे हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो आप उसका विरोध कर रहे हो। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि साइमन कमीशन जब आता है तो गो बैक के नारे लगते हैं। इसी बात की गूंज जो है वो इंग्लैंड में संसद में होता है। तो वहाँ पर भारतीय सचिव उस समय बर्किनहेड थे। भारतीय सचिव ने क्या कहा कि हम एक तो आपके लिए जो कर रहे हैं आप उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, दूसरे आप कुछ करने नहीं देते हो, कुछ करते भी नहीं हो। आप इस काबिल हो ही नहीं कि आप संविधान बना सकते हो। तो इन सब बातों को जब भारतीयों को पता लगा तो भारतीयों को चुभ गई। जो हमारे राजनेता थे, प्रभावशाली लोग, उस समय के प्रभावशाली लोग हैं, इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग को समय दीजिए, हम अपना प्रस्ताव रखेंगे और हम ज़रूर इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। और स्वीकार भी किया। इन्होंने कहा कि आप जो समय बताइए हम उस समय पे आपको रिपोर्ट देंगे किस तरह हमारे यहाँ होना चाहिए। और मेरे अंदर वो काबिलियत है और राजनीतिक सूझबूझ है। देश को चलाने के लिए हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता डेवलप भी है अच्छे से कि मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ। तो इस बारे में हम अपने सुझाव सभी से संपर्क करके आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो बर्किनहेड ने जब चुनौती दी तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एक्सेप्ट करने के बाद आज हम बात करेंगे तो इसी पे लेके कि इन्हीं जो मोतीलाल नेहरू हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है और उसको एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। तो उसके बारे में आज बात करने जा रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, नेहरू समिति गठित की गई। और कब गठित की गई? तो यह 1928 में गठित की गई। नेहरू समिति जो है 1928 में गठित की गई। एक मिनट में कलर बदल लूँ। कब गठित की गई? तो 1928 में। क्यों? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, ठीक है। भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए नेहरू समिति का गठन किया गया 1928 में। इसके अध्यक्ष तो मोतीलाल नेहरू है, मैंने तस्वीर लगा दी है। और कुल सदस्य कितने थे? इनमें कुल सदस्य जो शामिल थे वो 9 सदस्य थे। एक अध्यक्ष थे, 8 अन्य सदस्य थे। तो अध्यक्ष को मिला के टोटल 9 सदस्य थे। अध्यक्ष मैंने बता दिया कि मोतीलाल नेहरू। एक तो आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो नेहरू समिति है और प्लस जो साइमन कमीशन है, इनमें सदस्यों की संख्या को लेके कभी कभी पूछ लिया जाता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कितने थे। तो मैं आसान तरीके से बता दे रहा हूँ कि देखिए, ना से नेहरू होता है और ना से नौ होता है। ना से नेहरू, ना से नौ, अर्थात नेहरू जो समिति है उसमें कितने लोग शामिल हैं? 9 लोग। ना से नेहरू, ना से नौ। और साइमन कमीशन में देखेंगे, सा से साइमन, सा से सात। तो इस प्रकार 7 से साइमन, 7 से 7, अर्थात साइमन का 7 सदस्यों से संबंध है और नेहरू का 9 सदस्यों से संबंध है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या बात कही गई, क्या चीज़ें हुई और कैसे इसको मतलब फिर मसौदा तैयार किया गया इस समिति के द्वारा, क्या रिपोर्टें आई, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू 19 राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त होता है। फिर देखेंगे कि जब यह कमेटी गठित होती है, इसको जब रिपोर्ट देना था, तो इसमें सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाता है। और इसमें उस समय के राजनीतिक जो 29 दल थे, सब ने समर्थन किया। इस समिति को जुलाई 1928 से पहले अपनी रिपोर्ट को सौंपनी थी। जो नेहरू समिति गठित हुई थी, इसको जुलाई 1928 से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी। यह समय मिला था कि इतने के अंदर आप रिपोर्ट सौंप देंगे। तो देखेंगे लेकिन इसने क्या किया कि जो हम भारतीयों को समय दिया गया था कि जुलाई 1928 में आप रिपोर्ट सबमिट करेंगे, हमको देंगे। हमने क्या किया कि भारतीयों के द्वारा 1 जून 1928 को ही रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई, मतलब रिपोर्ट उनको दे दी गई। तो एक प्रकार से वो जुलाई का दिए थे, हमने जून में ही इसको प्रकाशित कर दिया, अर्थात समय से पहले ये काम कर लिया गया। इस रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान थे, इसके बारे में बात कर लेते हैं।
इस रिपोर्ट के बारे में प्रावधान क्या थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस रिपोर्ट को नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। इसमें प्रावधान जो था कि भारत सरकार का जो दर्जा होगा वो डोमिनियन स्टेट का होना चाहिए। किसका? डोमिनियन स्टेट का। भारत सरकार का दर्जा डोमिनियन स्टेट का होना चाहिए। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए। इसमें यह कहा गया कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होनी चाहिए, ना कि अंग्रेजों के द्वारा कि बस ऐसे शासन किसी से करवाया जा रहा हम पर, हमको पे जो प्रशासन है। इसमें बोला गया कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के द्वारा मतलब हम पर जो है शासन किया जाए। और दूसरी जो बड़ी बात है इसमें बोला गया कि जो दो शक्तियां हैं उसको आप अपने अंडर में रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे विदेशी शक्ति है और रक्षा वाला क्षेत्र है। तो विदेशी मामला है और रक्षा का मामला बोला गया कि आप अपने अंडर में रखिए, लेकिन जो और चीज़ें हैं वो हमें दे दीजिए। इसी को बोला जाता है डोमिनियन स्टेट की। मतलब हम विदेशी और रक्षा को छोड़ के शेष जितने भी प्रशासनिक या क्रियाकलाप होंगे या सरकार चलाने की बात होगी, सब में जो जिसका किसका सहयोग होगा वो आम जनता का, यहीं की जनता का अर्थात भारतीयों का सहयोग होगा। बस दो मामले आप अपने पास रखिए, इसमें ये बात कही गई। उसके बाद दूसरा जो, एक मिनट, उसके बाद हम देखेंगे जो दूसरी बात इसमें कही जाती है। यहाँ देखिए, और यह भी बताया गया कि जो इसमें सरकार जो केंद्रीय विधानसभा है वह केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इन्होंने कहा कि जो सरकार होगी वह केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। दूसरा जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये देखिए सभी वयस्कों को वोट देने का, यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। इस बात को बोला गया कि सभी वयस्क जो लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी रिपोर्ट में देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अस्वीकार कर दिया जाता है। जो मुसलमानों द्वारा या अन्य किसी धार्मिक आधार पर जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। यद्यपि लेकिन इस पे कहा जाता है कि अस्वीकार कर दिया जाए, लेकिन उनके लिए अगर स्थान सुरक्षित करने की बात हो तो सुरक्षित कर दी जाए। हम आपको बता दें, कन्फ्यूज ना होइए। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये होता है कि किसी स्थान को किसी समुदाय के लिए सुरक्षित कर दिया जाए। तो आप पूछेंगे सर तो आज भी ऐसा होता है कि एससी समुदाय के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई, अल्पसंख्यक के लिए कर दी गई, इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि सीटें आरक्षित हो गई, ठीक है, लेकिन वहाँ पर जो जिस समुदाय के लिए वो सीटें आरक्षित की जाती है बस उसी समुदाय का वोट देता था। बाकी वहाँ पर जैसे मान लीजिए मुस्लिम के लिए कर दी गया तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होगा तो वहाँ 5 मुस्लिम सदस्यों या 500 बस मुस्लिम सदस्य ही मिलकर उस सदस्य का चुनाव करेंगे और लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो यही है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। और स्थान जो सुरक्षित करने की बात है, किसी स्थान को किसी समुदाय के लिए सुरक्षित कर दी जाए, तो वहाँ पर जैसे बेसिकली वो उसी समुदाय का आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन उसमें वोट देने का अधिकार सब किसी को होता है। तो यह कहा गया कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है इसको समाप्त कर दे। इसके स्थान पर हम स्थान सुरक्षित करने की बात करते हैं कि स्थान को संरक्षित कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट में नागरिक अधिकारों के संबंध में कहा गया। इसी रिपोर्ट में आप देखेंगे नागरिक अधिकार के संबंध में बातें कही गई। लोगों को भाषण देने, समाचार पत्र निकालने, सभाएं आयोजित करने तथा संगठन बनाने की स्वतंत्रता की बात कही गई। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने यहाँ पर इकट्ठा कर दी हैं, तो इसके बारे में जानकारी यहाँ से मिलती हैं। नेहरू रिपोर्ट में ये सब प्रावधान थे। इसमें भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही गई। ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ना भूलिएगा, क्योंकि आपसे पूछेगा कि नेहरू रिपोर्ट में क्या भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन की बात कही गई है। अगर स्टेटमेंट देके पूछ लिया तो आप याद रख रहिए कि हाँ, इसमें ये बात कही गई थी कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाएगा। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। पूछेगा कि इस रिपोर्ट को किसने अस्वीकार कर दिया, कि जिन्ना, किस मुस्लिम लीग ने और जिन्ना के नेतृत्व में। और मार्च 1929 में आप देखेंगे कि जिन्ना के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए 14 सूत्री मांग को रखा जाता है, ठीक है। क्या ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ तक तो हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ ली। आज हम थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, इसकी स्थापना की बात करते हैं। तो क्या हुआ कि जब हम डोमिनियन स्टेट की बात की गई जवाहरलाल नेहरू के पिताजी के द्वारा,
तो दो जो प्रखर नेता उभर रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस थे और नेहरू जी थे। इनका ये मानना था कि भाई देखिए हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, और ये पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे थे कि नहीं नहीं भाई हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब पिताजी थे तो उनका कोई बहुत विरोध कर नहीं पाते, तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों लोगों ने अर्थात सुभाष जी ने और नेहरू जी ने मिलकर एक लीग बनाई जिसका नाम दिया ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग। ठीक है, कब इसकी स्थापना होती है तो आप देखेंगे कि 1928 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, किसने की, मैंने आपको बता दिया कि जवाहरलाल नेहरू ने की, सुभाष चंद्र बोस ने की। क्योंकि ये लोग डोमिनियन स्टेट से असंतुष्ट थे, अतः पूर्ण स्वाधीनता की प्रस्तुति हेतु इन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता चाहिए। इसकी मांग को बुलंद करने हेतु इसकी स्थापना की गई। फिर देखेंगे कि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा दो, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग और ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, और इसमें बस केवल ऑल का अंतर है। ऑल हटा दें तो इंडिया इंडिपेंडेंट लीग हो जाएगा, और यह तुरंत बदल जाएगा क्योंकि ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं पर इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना देखेंगे 1942 में बैंकॉक में होगा, थाईलैंड में। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा। तो इसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है तो आप याद रख रहिएगा, इसीलिए मैं नोट के रूप में यहाँ पर आपको दे दिया हूँ। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1942 में बैंकॉक में होती है। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल थोड़ी सी जानकारी कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने दे दी, ताकि आपसे कोई चूक ना हो एग्जाम में। फिर आज हम बात कर लेते हैं कि लाहौर अधिवेशन के बारे में। लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है, और इसी में आप देखेंगे पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो थी उसको रखा जाता है। इसी में आप देखेंगे पूर्ण स्वाधीनता की मांग को रखा जाता है। और लाहौर अधिवेशन में यहाँ नेहरू जी को देख रहे होंगे कि क्योंकि नेहरू के तस्वीर इसलिए मैंने लगाया क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता करेंगे वो जवाहरलाल नेहरू करेंगे। इसमें एक बात आपको बता दें कि सही इसके अध्यक्षता के लिए जो चुने गए थे वह गांधी जी चुने गए थे, लेकिन गांधी जी ने अब चूंकि इनसे कहा कि भाई मैं नहीं चाहता हूँ, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अध्यक्ष बनूँ, इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाए। तो लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष चुन लिया। तो लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को होता है। गांधी इसके अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन बाद में जवाहरलाल नेहरू बना दिए गए। विशेषता क्या थी? विशेषता यह थी कि लाहौर अधिवेशन में कि पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ। मैंने आपसे बताया कि इसमें पूर्ण स्वाधीनता अर्थात स्वतंत्रता की बात की जा रही थी कि हमें स्वराज चाहिए। स्वराज का मतलब मेरा है कि पूर्ण स्वराज मुझे चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात थी, यहाँ देखिए कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को 1930, जो 26 जनवरी 1930 है, हम इसको पूर्ण स्वाधीनता के रूप में मनाएंगे। इस बात का जिक्र किया गया, निर्णय लिया गया। उसके बाद देखेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो पूछेगा कि सबने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा किस अधिवेशन में हुई? तो लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई। इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका नेतृत्व सौंपा गया गांधी जी को। सबने अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ होगा तो उसके नेतृत्व करने के लिए गांधी जी को चुना गया, अर्थात इसके नेतृत्व का जिम्मा जो है गांधी जी को दे दिया गया। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई। यहाँ पर आपको देखेंगे जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट में आप देखेंगे नेहरू ने कहा था, यहीं पर नेहरू ने कहा था कि ब्रिटिश सत्ता के आगे अब अधिक झुकना मनुष्यता और ईश्वर दोनों को धोखा देने के समान है। तो आपसे स्टेटमेंट मैंने इसलिए यहाँ पर लगा दिया कि क्या होता है कि आजकल एग्जामिनर जो है स्टेटमेंट से क्वेश्चन बना रहा है, तो किसने क्या कहा था इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेहरू जी ने यह कहा था कि ब्रिटिश सत्ता के आगे अब अधिक झुकना मनुष्यता और ईश्वर दोनों को धोखे देने के समान होगा। ठीक है, आज का छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज हमारी थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी। और हाँ, आप अगर हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपको हर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर जो ये चीज़ें पर्याप्त हैं और सारी चीज़ें कोशिश करता हूँ कि आपको दे दिया जाए। तो धन्यवाद।